Hello guys, welcome back to Nivesh Kashyap Tutorials. I'm Amanda for Current Affairs and Legal GK and we're back with a new video. So guys, we are back with a new video with our landmark judgments and आज हम पढ़ने वाले हैं reservation and promotions. Before starting that, I would like to say कि हमारे बाकी के judgments की भी एक playlist बन चुकी है and you can go to our YouTube channel and you can check the playlist where you can get the more judgments. And also, we have launched our app that is Nivesh Kashyap Tutorials. You can download from it the Google Store. You will get various courses related to Patna High Court Translator exams, judiciary exams for various states, and also e-books relating to the polity and landmark judgments. Also, we are going to help you for the various entrance examinations of law like CLAT, CUET, PG, and UG. So do download our app and also register yourself. So guys, in today's video, we are going to look forward with reservation and promotions. As you know, हमने पहले भी कुछ cases पढ़े हुए थे जहाँ पे हमने बात की थी about the reservations and also in the promotions. Promotions में भी reservations निकाले थे for the categories of SC and STs. आज का ही भी हमारा कुछ ऐसा ही केस है जो कि है जनरल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता. इस केस में हम देखने वाले हैं कैसे रिजर्वेशन इन प्रमोशन को वैलिड किया था कोर्ट ने एंड व्हाट वर द जजमेंट्स रिलेटेड टू इट, कौन कौन से अमेंडमेंट एक्ट लाए गए थे एंड व्हाट वर द केसेस दैट वर रेफर्ड इन दिस केस. तो पहले अगर हम देखें कौन कौन से जजेस इसमें इन्वॉल्व थे तो 5 जजेस बेंच इसमें थी जिसमें इंदु मल्होत्रा, संजय कुमार, संजय किशन कौल, रोनितन नारियम, कुरियन जोसेफ एंड दीपक मिश्रा, ये सब इसमें जजेस इन्वॉल्व हुए थे. कोर्ट का डिस्क्रिप्शन देखें तो कोर्ट ये देखना चाहता था कि जो रिजर्वेशन है SC एंड ST के क्या वो प्रमोशन तक एक्सटेंड किया जाए जैसे कि 2006 के नागराज जजमेंट में किया गया था. अगर हम बैकग्राउंड देखें 2006 में कोर्ट ने डिलीवर किया था उसका जजमेंट इन द एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में. इसमें कोर्ट ने वैलिडेट किया था पार्लियामेंट को इस डिसीजन पे कि वो रिजर्वेशन जो है वो एक्सटेंड कर सकते हैं फॉर SC टू SC इन इंक्लूडिंग प्रमोशंस. जो प्रमोशंस की जॉब्स होती हैं जहाँ पे प्रमोशंस वैलिडेट होना चाहिए वहां पे आप रिजर्वेशंस कर सकते हैं, इसलिए इसको रिजर्वेशन एंड प्रमोशन भी बोला गया था. लेकिन कोर्ट ने ये लेट डाउन किया था कुछ कंडीशंस जो कि थोड़ी डिफिकल्ट हो रही थी सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को कि उस बेसिस पर वो जो रिजर्वेशन है वो ग्रांट करें. तो वो क्या क्या कंडीशंस थी जो कि नागराज के जजमेंट ने कोर्ट ने लेट डाउन की थी. सो लेट्स सी दोस कंडीशंस. तो अगर हम देखें तो पहली कंडीशन जो कोर्ट ने लेट डाउन की थी कि जो स्टेट है उसके ऊपर ये लायबिलिटी होती है कि वो ये दिखाए कि क्लास की कितनी बैकवर्डनेस है, क्या वास्तव में ही उस क्लास को जरूरत है इस रिजर्वेशन की या फिर नहीं है. तो उसके लिए स्टेट को उसकी बैकवर्डनेस दिखाना पड़ेगा. सेकेंडली अगर हम बात करें तो जो क्लास है वो इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड है उन पर्टिकुलर सर्विसेज में. अगर हम किसी सर्विसेज में प्रमोशंस देने जा रहे हैं तो उसमें हमको हमारे ऊपर ये बर्डन ऑफ प्रूफ रहता है, स्टेट के ऊपर ये बर्डन ऑफ प्रूफ रहेगा कि उसको ये बताना है कि जो क्लास है, जो पर्टिकुलर क्लास है वो जो सर्विसेज है या जितने भी जो भी पोस्ट है उसमें वो इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड है, नहीं है. मीन्स वहां पे वो लोग प्रॉपरली प्रेजेंट नहीं है, वहां पे उन लोगों के लिए बहुत कम सीट्स हैं या फिर उनकी कम एलिजिबिलिटी हो रही है वहां पे, इसलिए वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं. तो ये भी स्टेट को प्रूव करना पड़ेगा तभी जाके उनको वहां पे भी रिजर्वेशन मिलेगा इन प्रमोशन. अब फाइनली हम बात करें तो फाइनली ये बता रहा है कि जो रिजर्वेशन है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी में होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहां पे अगर हम प्रमोशंस प्रोवाइड कर रहे हैं तो वर्क वहां पे कम हो जाए. जो एफिशिएंसी है, जो पोस्ट की एफिशिएंसी है वो बनी रहे, वो बढ़ती जाए. मीन्स प्रॉपर वर्किंग सिस्टम होना चाहिए वहां पे, वहां की वर्किंग लिंकेज नहीं टूटना चाहिए. अगर हम बात करें कुछ अमेंडमेंट्स आए थे इन द जो नागराज का केस था उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में कुछ जजमेंट्स आए थे तो वो कौन कौन से थे. तो पहला अगर हम देखें, पहला था हमारा 77th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1995 जिसने ऐड किया था आर्टिकल 316 क्लॉज 4A.
नेक्स्ट इज 81st अमेंडमेंट एक्ट, जिसने ऐड किया था आर्टिकल 16(4)(b). नेक्स्ट इज 82nd अमेंडमेंट एक्ट, जिसने किया था आर्टिकल 335। एंड नेक्स्ट है 85th अमेंडमेंट एक्ट, जिसने ऐड किया था आर्टिकल 16(4)(b), जिसमें सीनियरिटी बताई थी, कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी ऑफ SC एंड ST। सो ये जो पार्लियामेंट ने ये जो अमेंडमेंट्स बनाए थे, ये बनाए थे उन चीजों के लिए, उन जजमेंट्स के लिए जो कि उनने दिए थे इंद्रसाउनी केस में। So basically, Parliament made these amendments to nullify the effect of the court's judgment in इंद्रसाउनी केस। जो भी जजमेंट दिया था इंद्रसाउनी केस में, उसको नलिफाई करने के लिए, उसको जीरो वैलिडेट करने के लिए ये जो अमेंडमेंट्स थे निकाले गए थे। एंड इंद्रसाउनी केस में जो 9 जज बेंच थी, उन्होंने इस रिजर्वेशन को रूल किया था। एंड ऑल्सो ये ग्रांट किया था स्टेट को बाय आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 कि वो प्रमोशन नहीं करे। तो बेसिकली इसमें ये था कि 9 जज बेंच रूल की थी। एंड इसमें ये बोला गया था अंडर आर्टिकल 16(4) में कि जो स्टेट है वो प्रमोशंस अपने आप अप्लाई नहीं कर सकते। 16(4)(a) में ये बोला गया था, स्टेट को इनेबल किया गया था कि आप ऐसे लॉज बना सकते हैं रिगार्डिंग द प्रमोशंस इन रिजर्वेशन फॉर SC एंड ST। स्टेट को ये इन्होंने लॉ दे दिया था। आर्टिकल 16(4)(b) में ये बोला था कि जो रिजर्व प्रमोशन पोस्ट है SC एंड ST का, जो कि अनफिल्ड रह जाती है फॉर अ पर्टिकुलर ईयर, वो आगे कैरी फॉरवर्ड कर दी जा सकती है फॉर द सब्सिक्वेंट ईयर। जो आगे वाला ईयर है, प्रेजेंट ईयर में अगर कुछ सीट्स नलिफाई मींस जो बच चुकी है, अनफिल्ड है, उसको हम आगे ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। 16(4)(b) में देखें कि जो सीलिंग है ऑन द रिजर्वेशन कोटा, जो कि कैप्ट करा था 50% एट द इंद्रसाउनी केस, उसमें क्या हुआ था कि ये जो अनफिल्ड पोस्ट है, ये आगे के लिए अप्लाई आप नहीं कर सकते। ये इंद्रसाउनी केस में था कि जो 50% थी, वो आप जो रिजर्वेशन रखा गया था फॉर SC एंड ST, उसमें से अगर बच जाती है तो वो आप फर्दर ईयर में कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। आर्टिकल 335 की बात करें तो इसमें ये बोला कि जो रिजर्वेशन है, उनको बैलेंस रहना है विद द मेंटेनेंस ऑफ एफिशिएंसी। यहाँ पे वर्किंग कंडीशंस में चेंज नहीं होना चाहिए, वर्किंग में चेंज नहीं होना चाहिए, जिस भी सर्विसेज पे आप अपॉइंटमेंट कर रहे हो। एंड जो 2001 का अमेंडमेंट एक्ट था 335 का, उसने ये क्लैरिफाई किया कि जो आर्टिकल है वो अप्लाई नहीं होगा स्टेट रिलैक्सेशन इवेल्युएशन स्टैंडर्ड्स पे इन मैटर्स ऑफ प्रमोशंस। प्रमोशंस के मैटर्स में ये अप्लाई नहीं होगा। अब जो करंट इशू था वो अराइज हुआ था, जो कि एक अपील की गई थी बाय द स्टेट ऑफ त्रिपुरा अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द त्रिपुरा हाई कोर्ट। तो इसमें त्रिपुरा हाई कोर्ट ने एक सेक्शन 4(2) ऑफ द त्रिपुरा शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स पे स्ट्रक डाउन किया था। एंड उसमें ये बोला गया था कि जो नागराज हमारे जजमेंट में जो 3 कंडीशंस थी, कंट्रोलिंग कंडीशंस थी, उनको वायलेट किया गया था। तो इसमें क्या वायलेट हो रही थी, जो नागराज केस में जो 3 कंडीशंस थी, उनको वायलेट किया जा रहा था, इसलिए इस केस को लाया गया था। सो बेसिकली एक डिवीजन बेंच को बिठाया गया था, जिसमें जस्टिस कुरियन जोसेफ थे एंड R बेनुमती थे, जिन्होंने ये अपील सुनी थी एंड डिसाइड किया था इस केस को 40th नवंबर 2017 में। एंड बहुत सारे मैटर्स इसमें आए थे। ऑल्सो डिवीजन बेंच ने ये भी बोला था कि जो नागराज जजमेंट था, हमें उन्हें रिविजिट करना चाहिए। एंड ये भी बोला था कि जो नागराज बेंच जो थी, जब नागराज जजमेंट आ रहा था, उसमें हमने ईवी चेनिया का केस नहीं लिया था। उसमें जो जितने भी प्रिंसिपल्स लाए गए थे इनिया चेनिया ईवी चेनिया के केस में, वो हमने नहीं लिए। फर्दरमोर जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, उन्होंने ये बोला कि क्या नागराज इंद्रसाउनी केस को वायलेट करता है। तो क्वेश्चन ये था कि क्या नागराज ने फेल करा टू रिकॉग्नाइज SC एंड ST इनहेरेंट अंडर प्रिविलेज, क्योंकि जो स्टेट है वो बैकवर्डनेस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है ऑफ SC ST, एंड क्या ये वायलेट कर रहा है इंद्रसाउनी केस को। 26 नवंबर सितंबर को कोर्ट ने डिलीवर किया उसका वर्डिक्ट। एंड उन्होंने ये नहीं
उन्होंने जो नागराज का केस था उसको उन्होंने रिव्यू नहीं करा, लेकिन उन्होंने ये बोला, लेकिन उन्होंने जो डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ बैकवर्डनेस प्रोविजंस थे नागराज में, उस पर वो स्ट्रक डाउन रहे, जितनी भी कंडीशंस नागराज के केस में आई थी। एंड उन्होंने ये बोला कि जो क्रीमी लेयर थी उसको एक्सक्लूड कर दिया गया था, एंड ये फर्दरली ये इन्वॉल्व नहीं थी इन द प्रमोशन ऑफ SC एंड ST। एंड जो भी क्रीमी लेयर थी इन SC एंड ST, क्रीमी लेयर बेसिकली मीन्स जो SC एंड ST के पर्सन है जो गुड अमाउंट अर्न कर रहे हैं, वो क्रीमी लेयर्स के अंदर आ रहे थे, तो उनको हटा दिया गया था। अब इसके बाद क्या इशू हो रहा था? सो बेसिकली द इशू वाज दिस कि वेदर नागराज जो केस का जो केस था विच अपहेल्ड रिजर्वेशन इन प्रमोशन, क्या वो करेक्टली डिसाइडेड था? क्योंकि रिजर्वेशन इन प्रमोशन वहां से ही निकल के आया था, या फिर जो नागराज का केस था वो वायलेट कर रहा है इंद्र सावनी केस को by requiring SC and ST to be proved as backward afresh in questions of reservation and promotions। तो ये दो क्वेश्चंस थे जो कि इस केस के बाद निकल के आ रहे थे। फिर उसके बाद अगर हम इसका जजमेंट देखें, तो फर्स्टली जो जजमेंट था, उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट निकाला था ऑफ 2006 नागराज जजमेंट, उसने ये बोला कि इसमें 7 जज बेंच की कोई जरूरत नहीं है, ये 5 जज बेंच जो कंसिडरेशन आया है वो सही है। एंड इसमें जो जजमेंट था उसने मॉडिफाई किया नागराज को विथ रिगार्ड्स टू फर्दर बैकवर्डनेस। एंड इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो स्टेट है अगर वो रिजर्वेशन ग्रांट कर रही है इन प्रमोशन को, तो उसके पास एक क्वालिफाइबल डेटा होना चाहिए आपकी, आप उस जो क्लास है आप उसको डेमोन्स्ट्रेट कर सको कि ये कितनी बैकवर्ड है। एंड फर्दर अगर आप उस क्वालिफाइबल डेटा आप रिप्रेजेंट कर सकते हो तो आप उसको रिजर्वेशन ग्रांट कर सकते हो। एंड ऑल्सो उन्होंने ये भी बोला जो 9 जज बेंच डिसीजन था इंद्र सावनी केस का वो इससे कॉन्ट्रेरी था। जस्टिस नरियम ने हेल्ड किया कि जो इंद्र सावनी केस था वो कलेक्शन ऑफ क्वालिफाइड डेटा अलाउ नहीं कर रहा था फॉर द रिजर्वेशन इन प्रमोशंस। लेकिन जजमेंट ये आता है, इसमें ये मॉडिफाई किया गया कि जो फर्दर बैकवर्डनेस क्राइटेरिया था इसमें प्रिंसिपल ऑफ क्रीमी लेयर था, इसको एक्सक्लूड कर दिया गया था, जो कि SC और ST में लगाया गया था। क्योंकि पहले जो पहले क्रीमी लेयर का एक्सक्लूजन हुआ था वो सिर्फ OBC कैटेगरी में से हुआ था, वो SC और ST कैटेगरीज में से नहीं हुआ था। तो जजमेंट क्या हुआ था कि पहली बात इसमें 7 जज बेंच की जरूरत नहीं है, 5 जज बेंच से भी हो सकता है। एंड स्टेट अगर चाहे तो वो प्रमोशन दे सकती है, लेकिन उसके लिए उसको एक क्वालिफाइबल डेटा रिप्रेजेंट करना पड़ेगा उसको बताने के लिए कि जो करंट बैकवर्डनेस है वो कितनी है SC एंड ST की। एंड फर्दरली उसको रिजर्वेशन एंड प्रमोशन दिया जा सकता है। एंड ऑल्सो जो ये केस था सुप्रीम कोर्ट का वो कॉन्ट्रेरी था टू द 9 जज बेंच डिसीजन जो कि इंद्र सावनी केस का था। एंड फर्दर जस्टिस नरियम में ये हेल्ड किया कि जो इंद्र सावनी का केस था वो एक अलाउ नहीं कर रहा फॉर द कलेक्शन ऑफ क्वालिफाइबल डेटा फॉर ग्रांटिंग रिजर्वेशन इन प्रमोशन। सेकेंडली जो जजमेंट था उसने मॉडिफाई किया था फर्दर बैकवर्डनेस क्राइटेरिया को, जिसमें कि जो SC एंड ST की जो क्रीमियल लेयर थी उसको एक्सक्लूड कर दिया था फ्रॉम रिजर्वेशन एंड प्रमोशन। एंड पहले ओनली कौन सी थी, OBC जो थी वो उसकी क्रीमी लेयर ही सिर्फ एक्सक्लूड की गई थी। सो आई होप कि आपको ये जजमेंट समझ में इसका आया हो। I know it's a bit confusion, but if you would look it into the series कि पहले जजमेंट में क्या हुआ, नागराज के जजमेंट में क्या हुआ, इंद्र सावनी के जजमेंट में क्या हुआ, so you can easily get it। फिर हम फर्दरली देखते हैं कि कोर्ट ने ये भी बोला कि जो क्रीमी लेयर एक्सक्लूजन है ये प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी है, एंड इट हेल्ड दैट फेलिंग टू अप्लाई द एक्सक्लूजन ऑफ क्रीमी लेयर प्रिंसिपल वुड वायलेट द राइट टू इक्वालिटी इन 2 ways। तो ये जो क्रीमी लेयर का जो प्रिंसिपल हम एक्सक्लूड कर रहे हैं ये राइट टू इक्वालिटी को वायलेट कर रहा है। पहली बात कैसे कि दैट डूइंग सो ट्रीट्स इक्वली डिफरेंटली
नेमली द जनरल क्लास एंड द फॉरवर्ड अमंग द बैकवर्ड क्लास। जो जनरल क्लास और जो बैकवर्ड क्लासेस थे उनमें ये डिफरेंस क्रिएट कर रहा था, क्योंकि बैकवर्ड क्लास को ये प्रोविजन मिल रहा था। एंड इन रिजर्वेशन सेकेंडली इसमें अनइक्वल ट्रीट किया जा रहा था। एंड जो ये बैकवर्ड क्लास थी एंड फॉरवर्ड क्लास थी, इन दोनों के बीच में अनइक्वल ट्रीटमेंट हो रहा था। कोर्ट ने ये बोला कि जो एक्सक्लूजन ऑफ क्रीमी लेयर प्रिंसिपल है ये जरूरी है फॉर द राइट टू इक्वालिटी, क्योंकि अपर क्लास एंड लोअर क्लास में जो यहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, क्योंकि काफी सारे लोग ओबीसी एंड SC STs में ऐसे थे जो कि गुड जो वी कैन से गुड पोस्ट पे भी थे एंड प्रमोशंस में भी थे, लेकिन वो ये चाह रहे थे कि जिनको नहीं मिला है, जो वाकई में जरूरतमंद है, मींस जिनको वाकई में प्रमोशन चाहिए उनको मिलना चाहिए। एंड फर्दर जो गुड अर्निंग पीपल थे, जिनकी सैलरीज अच्छी थी, गुड इनकम्स थी, उनको क्रीमी लेयर में से हटा दिया गया था। एंड जब उनको हटा दिया गया था तो ये राइट टू इक्वालिटी वाला पर्पस भी वहां पे क्लियर आउट हो रहा था। फर्दरली नरियम जे ने ये ऑब्जर्व किया कि जो पूरा ऑब्जेक्ट है रिजर्वेशन का, बस ये इतना ही है कि जो बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स है ये थोड़ा फॉरवर्ड मूव करें, जिससे कि ये हैंड इन हैंड मैच कर सके बाकी अदर सिटीजन्स के साथ। इससे क्या होगा, इक्वल बेसिस पे इनको ट्रीट किया जाएगा। एंड इससे सिर्फ यही होगा कि जो क्रीमी लेयर ऑफ क्लासेस है इनको हटा दिया जाए इन रिजर्वेशन से। एंड जो पब्लिक सेक्टर्स एंड परपेचुएट है, वो मीन्स जो बाकी की जितनी भी बैकवर्ड क्लासेस बची हैं वो उनको ये रिजर्वेशंस मिली। ऑल्सो जस्टिस नरियम ने ये क्लैरिफाई किया कि अप्लाइंग द क्रीमी लेयर प्रिंसिपल टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, the court does not in any manner tinker with the presidential list under 341 and 342 of the Constitution। एंड उन्होंने ये भी लिखा कि जो कास्ट एंड ग्रुप्स हैं जो कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में मेंशन किए गए हैं उनको ऑल्टर नहीं किया जाए, लेकिन ऐसे पर्संस उस ग्रुप के जो कि अनटचेबिलिटी से बाहर आए हैं या बैकवर्डनेस से बाहर आए हैं, उनको मीन्स जो उस क्राइटेरिया में से बाहर आ चुके हैं एंड दे आर इन द क्रीमी लेयर, उनको ये प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन का बेनिफिट में से उनको एक्सक्लूड कर दिया जाए, जिससे जो SC एंड ST में जो वाकई में जो नॉन क्रीमी लेयर से पर्सन है उनको ये रिजर्वेशन फैसिलिटीज मिल सके। सो गाइज दिस वॉज द एंड ऑफ द वीडियो। आगे की वीडियो में भी हम काफी सारे जजमेंट्स डिस्कस करने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड विद अस। And also don't forget to like the video. Before going to like the video, hit the bell icon, subscribe to the channel, and also share the video with other peoples also. And also you download our app. The link is given in the description box for availing the various courses. And there are many discounts for now, so you can just go right now and you can avail our offers. So I hope that you would like our video. Thanks for watching the video.